ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हर्बर्ट स्पेंसर देखा था। हर्बर्ट स्पेंसर का ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी क्या था वो हम लोगों ने देखा, या साम्यवाद का सिद्धांत, इसे जीववाद का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो उद्विकास है वो क्या होता है, व्हाट इज इवोल्यूशन। उद्विकास के अंतर्गत दो चरण आते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, विभेदीकरण और एकीकरण। जितना अधिक विभेदीकरण होगा उतना अधिक एकीकरण की आवश्यकता होगी। बिना विभेदीकरण के, बिना एकीकरण के अगर सिर्फ विभेदीकरण हो रहा है और एकीकरण नहीं हो रहा है तो वैसी परिस्थिति में अराजकता उत्पन्न होगी, कैओस होगा, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। और किसी भी प्रघटना या उद्विकास जो होता है, या वो समाज का हो, जीव का हो, संस्थाओं का हो। माइक ऑफ कीजिएगा, आप में से किसी का माइक ऑन है। अभी फिलहाल आप सभी लोगों का माइक ऑफ कर रहे हैं। आप लोगों का सवाल का जब सेशन होगा, सवाल जब आपका लास्ट में, उस समय फिर आप लोगों का माइक ऑन करेंगे। अभी फिलहाल आप लोग सभी का माइक ऑफ रहेगा, क्लास में डिस्टरबेंस होती है। आप में से किसी को कुछ सवाल अगर हो तो वो चैट बॉक्स में लिखेंगे। तो है क्या कि चाहे वो समाज का उद्विकास हो, जीव का उद्विकास हो, संस्थाओं का उद्विकास हो, सभी उद्विकास इसी प्रघटना के थ्रू, इसी प्रोसेस के थ्रू, इसी प्रक्रिया के थ्रू जाते हैं। विभेदीकरण होता है, एकीकरण होता है। जितना ज्यादा विभेदीकरण होगा उतना ज्यादा एकीकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये विभेदीकृत जो अंग हैं वो एक दूसरे से जुड़ते भी चले जाने चाहिए। अगर जुड़ेंगे नहीं तो वैसे परिस्थिति में अराजकता उत्पन्न हुई। तो ये सिद्धांत को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज के क्लास में सोशल इवोल्यूशन क्या होता है, सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत स्पेंसर ने किस प्रकार से प्रतिपादित किया, वो हम देखेंगे कि सामाजिक उद्विकास क्या है, सोशल इवोल्यूशन अर्थात किस प्रकार से समाज का उद्विकास हुआ है। ओके, नाउ समाज का उद्विकास हुआ तो उससे तात्पर्य क्या है कि समाज जिस प्रकार से एक जीव है, जीव विभेदीकृत अंगों की एक समष्टि है। इट इज अ होल ऑफ डिफरेंशिएटेड ऑर्गन्स। जीव के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, जीववाद का सिद्धांत में, कि जीव क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है, कि बहुत सारे अंग हैं। ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, स्किन है, बोन्स है, लीवर है, पैनक्रियाज है, ब्रेन है, ठीक है, एंडोक्राइनल सिस्टम है। इस तरह से बहुत सारे अंग हैं हमारे, और इन अंगों की एक समष्टि है, एक होल है। ये सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तब जाकर के ये जीव का एक अस्तित्व होता है। ये अंग अगर जुड़े नहीं हो, अर्थात एकीकृत नहीं हो, तो वैसे परिस्थिति में होगा क्या कि ये जीव जो है वो कुछ समय के लिए जीवित नहीं रह पाएगा। तो इनका एकीकरण जरूरी है। विभेदीकरण तो है ही, क्योंकि ये जीव क्या है, विभेदीकृत अंगों की एक समष्टि है। जीव क्या है, विभेदीकृत अंगों की समष्टि है। ये अंग जो है इनका एक फंक्शन होता है,
जिसे हम कहते हैं प्रकार्य। अंग जैसे आपका हृदय है, हार्ट है, इसका एक फंक्शन है किडनी है, इसका एक फंक्शन है लंग्स है, इसका एक फंक्शन है। सभी अंगों का अपना एक फंक्शन होता है और ये सभी अंग अपना अपना प्रकार्य जो है वो कर रहे होते हैं, तभी जाकर के जीव जो है ये जीवित रह पाता है। अन्यथा इसमें से कोई सा भी एक अंग अगर कार्य करना बंद कर देता है तो वैसी परिस्थिति में जीव के अस्तित्व पर संकट आ जाएगा। हार्ट अगर काम करना बंद हुआ तो कुछ ही समय में जो शरीर है हमारा मृत हो जाएगा। किडनी काम करना बंद हुआ तो कुछ समय के लिए तो जीवित रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे करके इंसान जो है बीमार होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अनलेस एंड अनटिल आर्टिफिशियल तरीके से हम किडनी का जो काम है किडनी का काम क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना, तो उसको हम क्या करते हैं, अगर किडनी किसी का फेल हो गया तो डायलिसिस के माध्यम से हम उसे रक्त को साफ करते हैं, जो किडनी का काम होता है। तो ये इसमें होता है पेशेंट को बार बार हॉस्पिटल जा करके हफ्ते में एक बार दो बार, डिपेंड करता है कि उसका किडनी कितना डैमेज हुआ है, तो उससे उसको जीवित रखा जा सकता है। लेकिन ये भी जब तक उसका डायलिसिस चल रहा है तब तक वो जीवित रहेगा। उसी तरह से लंग्स अगर हमारा खराब हुआ तो भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है। वर्तमान में जो कोविड महामारी फैली है वो हमने क्या देखा कि सबसे पहले ये लंग्स को ही प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप फेफड़ा जो है हमारा वो जो काम है उसका वो पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। सांस जो हम ले रहे होते हैं, लंग्स क्या काम करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड से आई मीन ऑक्सीजन को उसमें घोलता है, इन द सेंस कि जो हम सांस ले रहे होते हैं, सांस जो लेते हैं तो हमारे फेफड़े में वो सांस जाता है, हवा जाती है और उससे जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हमारे रक्त को मिलता है और उसी के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाएं जो है वो चल रही होती है। मतलब एक तरह से समझिए कि ऑक्सीजन हमारे जो सिस्टम है, हमारा इंटरनल सिस्टम है, उसके लिए पेट्रोल का या ईंधन का काम करता है। तो लंग्स अगर सुचारू रूप से काम नहीं करेगा तो इसका अर्थ ये है कि ऑक्सीजन जो है ब्लड को नहीं मिल पाएगा और धीरे धीरे करके हमारा शरीर जो है एक एक करके अंग जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे। तो कोविड में यही होता है कि लंग्स जो है सुचारू रूप से काम नहीं करता है, उसमें कफ जमने लगता है, जिसकी वजह से जो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है वो कम होने लगता है, जो हम लोग मेजर करते हैं SpO2 से। तो है क्या कहने का तात्पर्य यहाँ पर कि सभी अंगों का अपना एक प्रकार्य है। अगर कोई भी एक अंग इसमें सुचारू रूप से प्रकार्य नहीं करेगा तो वैसे में जीव पर संकट आ जाएगा। और कितना संकट आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन से अंग पर प्रभाव पड़ा है। हार्ट पर अगर प्रभाव पड़ा या मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ा तब तो तुरंत ही डैमेज हो जाएगा शरीर। हार्ट के बिना अगर हमारा हृदय कुछ सेकंड के लिए धड़कना अगर बंद कर दे तो वैसे परिस्थिति में जीव जो है मृत्यु हो जाएगी हमारी। लेकिन फेफड़ा काम करना बंद करे तो उसमें भी कुछ समय के लिए जीवित रह सकते हैं, अनटिल हम कुछ उपचार उसका करा लें। किडनी के लिए भी उसी तरह। तो किस ऑर्गन को अफेक्ट हुआ है वो महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार से समाज भी होता है हमारा। समाज में भी इस तरह के ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। समाज में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स का भी अपना एक काम है। जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, इन ऑर्गन को हम लोग यहाँ पर समाज में क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन या संस्था। तो राजनीतिक संस्था है, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, फिर कल्चरल इंस्टीट्यूशन है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है। ये बहुत सारी संस्थाएं होती हैं हमारे समाज में। और जिस प्रकार से जीव के अंदर काम चल रहा होता है, हमारा समाज में भी कुछ इसी प्रकार से काम चल रहा होता है। हमारा समाज जो है वो भी इन विभेदीकृत संस्थाओं की एकीकृत समष्टि है। यहाँ जीव क्या था, विभेदीकृत अंगों की एक समष्टि है। समाज क्या है, विभेदीकृत संस्थाओं की एक समष्टि है। और ये विभेदीकृत संस्थाएं एक दूसरे के साथ सामंजस्य में कार्य कर रहे होते हैं। अगर सामंजस्य बिगड़ेगा तो वैसी परिस्थिति में समाज पर संकट गहरा आएगा। अब इसमें जो ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है वो जैसे हार्ट है यहाँ पर, उसी प्रकार से यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या राजनीतिक संस्था है।
ये राजनीतिक संस्था अगर सुचारू रूप से काम नहीं किया तो वैसी परिस्थिति में होगा क्या कि हमारा शरीर जो है वो अस्वस्थ होने लगेगा और समस्या उत्पन्न होने लगेगी। तो राजनीतिक संस्था हमारे समाज का हृदय है। ये राजनीतिक संस्था एक आर्थिक संस्था के साथ सामंजस्य में कार्य करता है, शैक्षणिक संस्था के साथ सामंजस्य में कार्य करता है, सांस्कृतिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य में कार्य करता है, धार्मिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य में कार्य करता है, फिर सामाजिक संस्थाओं के साथ सामंजस्य में कार्य करता है। अगर कहीं पर भी तालमेल बिगड़ा तो वैसी परिस्थिति में समाज पर संकट गहराने लगता है ना। उद्विकास की हम बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि हम प्रयास करेंगे कि उद्विकास का पहला चरण क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है। ठीक है, अगर हम समाज के बारे में अध्ययन करें तो एक रुचि हमारी ये होगी कि समाज का सबसे आदिम स्वरूप क्या था, समाज सबसे पहले किस रूप में था। तो अब है क्या कि समाज का कोई फॉसिल तो हमें नहीं मिलता है, जिस प्रकार से जीवों का हमें फॉसिल मिलता है या जीवाश्म मिलता है जिसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं, जैसे डायनासोर आज नहीं है लेकिन डायनासोर का जो हमें अवशेष मिलता है, जीवाश्म मिलता है, उसके आधार पर हम अध्ययन कर पाते हैं और गेस कर पाते हैं कि ये जीव किस तरह के होंगे, क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे। समाज का इस तरह का जीवाश्म हमें नहीं मिलता है, तो समाज का अध्ययन हम कैसे करेंगे, तो वहां पर हम लोग गेस कर सकते हैं कि कैसे होगा। तो पहला स्टेज जो होगा समाज का, वहां पर उद्विकास का प्रक्रिया में हमने क्या देखा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होगा। जितना अधिक डिफरेंशिएशन होगा उतना अधिक इंटीग्रेशन होगा। तो जो पहला स्टेज होगा यहाँ पर नो या लेस डिफरेंशिएशन होगा, विभेदीकरण नहीं के बराबर होगा, नो और लेस डिफरेंशिएशन। तो ये समाज का पहला स्टेज होगा, अर्थात इस स्टेज में, इस चरण में समाज जो है वो विभेदीकृत नहीं है या कम विभेदीकृत है। ओके, इसको अराइव करने के लिए हम क्या करेंगे कि समाज जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, ठीक है, राजनीतिक संस्था, आर्थिक संस्था, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्थाएं, ये तो आज का समाज है ना। लेकिन जब समाज अपने प्राचीन स्वरूप में था तो ये संस्थाएं नहीं होंगी उस तरीके की। आज ये समाज में ये सारी संस्थाएं हैं, लेकिन जब ओरिजिनेट किया होगा तो ओरिजिन के समय में ये सारी संस्थाएं नहीं होंगी। तो पहला स्टेज में होगा क्या कि नो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कोई राजनीतिक संस्था नहीं होगी। अब राजनीतिक संस्था को ही हमने क्यों लिया या हर्बर्ट स्पिंसर ने क्यों लिया, क्योंकि राजनीतिक संस्था प्रत्यक्ष रूप से एकीकरण में भूमिका निभाती है। एकीकरण महत्वपूर्ण है समाज या जीव के अस्तित्व के लिए। यहाँ जैसे हार्ट रोल प्ले कर रहा है, समाज में राजनीतिक संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से एकीकरण में भूमिका निभाती हैं, अर्थात समाज को जोड़ने का जो काम है, एकीकृत रखने का काम है। समाज में अलग अलग समुदाय रह रहे होते हैं, अलग अलग जाति, प्रजाति, धर्म के अनुयायी रह रहे होते हैं, इन सबको जोड़ने का काम कौन कर रहा होता है, ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन करता है, राजनीतिक संस्था करती है। बाकी कोई संस्था ये कार्य नहीं कर सकती है। शैक्षणिक संस्था, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, ये वो काम नहीं कर सकती है जितना कि सुचारू रूप से ये संस्था काम करती है। तो राजनीतिक संस्था जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और यही वो संस्था है जो सबसे पहले समाज में अस्तित्व में आता है। सबसे पहले जो ऑर्गन बना समाज का वो था राजनीतिक संस्था। तो इस आधार पर हर्बर्ट स्पिंसर ने क्या किया कि समाज का चरणों का क्रम बनाया। उन्होंने कहा कि पहला चरण, फर्स्ट स्टेज जो समाज का था वो था साधारण समाज, या सिंपल सोसाइटी। अब इसकी कुछ खासियत होंगी। इसकी खासियत क्या थी, विशिष्टताएं क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक क्या थे, कि यहां पर किसी भी प्रकार का विभेदीकरण नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं के बराबर है या फिर कम है, सिर्फ यहां पर लिंग पर आधारित विभेदीकरण है। लिंग पर आधारित विभेदीकरण यहां पर देखने को मिलता है। अर्थात लिंग पर आधारित से तात्पर्य है कि पुरुष है तो ये काम करेगा, महिला है तो ये काम करेगी। ठीक है, लिंग पर आधारित और आयु पर आधारित यहां पर विभेदीकरण मिलेगा। बच्चा है
तो ये काम करेगा, युवा है तो ये काम करेगा, वृद्ध है तो ये काम करेगा। बस इतना ही भर हमें विभेदीकरण यहाँ देखने को मिलता है, इसके अलावा और कोई विभेदीकरण नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई राजनीतिक संस्था जो है वो अस्तित्व में नहीं आती है। केवल जो विभेदीकरण है वो लिंग पर आधारित और आयु पर आधारित है, तो इसको हम कहते हैं प्रदत्त विभेदीकरण, जो लिंग पर या आयु पर आधारित होती है, प्रदत्त विभेदीकरण, या अंग्रेजी में कहें तो एस्क्रिप्टिव डिफरेंशिएशन। यहां पर मात्र लिंग पर आधारित विभेदीकरण है और आयु पर आधारित विभेदीकरण है। अब इस तरह का समाज आज के डेट में अगर देखा जाए तो कहां मिलता है? ये कुछ जगह पर मिलेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिन्स या मूल निवासी, फिर कालाहारी के बुशमैन हैं, कालाहारी के बुशमैन प्रजाति हैं, या एस्किमो के बारे में आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, बर्फ का गुफा बना करके वहां रहते हैं, तो उनका समाज जो है ना, ये साधारण समाज का उदाहरण है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी, वहां के जनजाति वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं, या कालाहारी के बुशमैन वगैरह हैं, या एस्किमो जनजाति है, ये सब साधारण समाज के चरण में है। मतलब आज भी वो उसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं जैसा कि इंसान जब शुरुआत हुई थी सभ्यता की, तो उस समय उसी प्रकार का जीवन व्यतीत करता था। अब ये साधारण समाज बड़ा होगा तो दूसरा स्टेज आएगा। दूसरा स्टेज क्या है? किस तरह के बहुत सारे साधारण समाज, सिंपल सोसाइटी, एसएस, यहाँ पर सिंपल सोसाइटी को हम ये करें, SS1 SS2, इस तरह से मिल करके 2-3 समाज मिल करके क्या करते हैं कि यौगिक समाज का निर्माण करते हैं, या फिर कंपाउंड सोसाइटी। ये साधारण समाज के बाद यौगिक समाज या सम्मिश्र समाज। यहां पर विभेदीकरण हमें देखने को मिलता है। पहला वाला स्टेज में क्या विभेदीकरण हमें देखने को मिला था? लिंग पर और आयु पर आधारित। यहां पहली बार एक राजनीतिक संस्था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का सृजन होता है। यह पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? एक ट्राइबल चीफ होगा यहां पर, या कबीला का सरदार होगा यहां एक। तो पहला पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो मानव समाज में उभरता है वो था कबीला का एक सरदार होगा, क्योंकि अब बहुत सारे साधारण समाज मिलकर के एक यौगिक समाज का निर्माण किए हैं। अब इस यौगिक समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं, तो उसमें स्वाभाविक है कि विवाद होगा, झगड़े होंगे, तो विवाद का निपटारा करने के लिए कबीला का प्रमुख होगा। वो समाज को बाहरी खतरे होंगे, दूसरे कबीलाओं से खतरा होगा, तो वो कबीला सरदार जो है उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ऐसे स्टेज में हम क्या देखते हैं कि एक कबीलाई प्रमुख या कबीला का सरदार यहाँ पर एक पद क्रिएट होता है। ये पहला राजनीतिक संस्था बनती है। और इस प्रकार का समाज आज के डेट में कंटेम्पररी सोसाइटी में अगर हम देखें तो अरब के बेडुइन जाति जो है उनमें देखने को मिलेगा, या जो यूनानी जातियां, जनजातियां हैं, अर्ली ग्रीक ट्राइब्स, उनमें देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस, उनमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार का हमें समाज वहां पर, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये एग्जाम्पल्स किसके हैं? कंपाउंड सोसाइटी के। यौगिक समाज या सम्मिश्र समाज के। तो उद्विकास का दूसरा चरण में समाज कहां पहुंचता है? यौगिक समाज है। पहला चरण क्या है? साधारण समाज। दूसरा चरण जब और विकास होगा और उद्विकास होगा, सोसाइटी इवॉल्व होगा, डेवलप होगा, तो वैसे में दूसरा चरण जो आएगा वो होगा यौगिक। अब समाज इसके आगे भी और डेवलप करेगा, उद्विकास होगा। थर्ड स्टेज में समाज का स्वरूप क्या होगा? थर्ड स्टेज में स्पेंसर ने कहा है कि समाज और भी ज्यादा विभेदीकृत होगा। ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बना, ये और ज्यादा डिफरेंशिएट होना शुरू होगा।
विभेदीकृत होगा। कैसे? कि यहां पर तो एक कबीलाई प्रमुख था। ये राजनीतिक संस्था किस प्रकार की थी? एक कबीलाई प्रमुख है और उसके बाद उसके सेना होगा। ठीक है, सर्वे सर्वा यही होगा। कबीला का सरदार जो होगा उसी के हाथ में वित्त होगा, उसी के हाथ में कल्याण होगा, उसी के हाथ में सेना का कमान होगा। सब कुछ जो है ये कबीला का सरदार के हाथ में होगा। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित होगा, डेवलप होगा, इवॉल्व होगा, ये राजनीतिक संस्था और विभेदीकृत होनी शुरू होती। अब होगा क्या कि राजा का कॉन्सेप्ट आएगा। यही कबीला का जो प्रमुख है वो अब क्या होगा? राजा बन जाएगा। अब राजा होगा तो राजा के नीचे में रत्नीन होंगे या दरबारी होंगे। दरबारियों के बीच में विभाग बंटेगा, कोई वित्त विभाग मिलेगा तो कोई सांस्कृतिक विभाग मिलेगा, कल्याण विभाग मिलेगा, कृषि विभाग मिलेगा। तो अलग अलग विभागों का बंटवारा शुरू होगा और उसके नीचे फिर इस तरह से हायरार्की जो है वो क्रिएट होना शुरू होगा। फिर सेना होगी, सभी सेना का कमान जो है वो दरबारियों के हाथ में होगा, दरबारियों का कमान जो है वो राजा के हाथ में होगा। तो होगा क्या कि एक और विभेदीकृत ये राजनीतिक संस्था जो है वो विभेदीकृत हो जाती है, और विभेदीकृत हो रही है और विशेषीकृत हो रही है। दो चीजें, डिफरेंशिएटेड एंड स्पेशलाइज्ड हो रहा है, विशेषीकृत। इस स्टेज को उन्होंने कहा है डबली कंपाउंड सोसाइटी या दोहरे सम्मिश्र समाज। दोहरे सम्मिश्र समाज का उदाहरण क्या हो गया? जैसे भारत में अगर हम देखें तो गौतम बुद्ध के समय में, बुद्धा के समय में महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद जो है वो इस स्टेज को दर्शाता है, डबली कंपाउंड सोसाइटी। उस समय का जो हमारा समाज था वो डबली कंपाउंड सोसाइटी था, महाजनपद। इस समय जब बड़े बड़े किंगडम्स बनने शुरू हो गए थे। इससे पहले क्या था कि छोटे छोटे कबीलाई राज्य हुआ करते थे। महाजनपद काल में महाजनपद मतलब बड़े राज्य बनना शुरू हुए, बड़े बड़े राजा महाराजा बनना शुरू हुए इस समय में। वैश्विक स्तर पर अगर हम देखें तो ट्यूटोनिक किंगडम्स इसका उदाहरण है, या एंशियंट इजिप्शियन किंगडम, मिस्र मिस्र का किंगडम, ये उसके उदाहरण। डबली कंपाउंड सोसाइटी, तो ये तीसरा चरण हुआ समाज के उद्विकास का। नाउ इसके आगे भी उद्विकास होगा। समाज का चौथा स्टेज, डबली कंपाउंड सोसाइटी हुआ। फोर्थ स्टेज में क्या होगा? ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। या तेरे सम्मिश्र समाज। इसमें क्या होगा? जो राजनीतिक संस्था है और विशेषीकृत और विभेदीकृत होगी। ठीक है, यहां पर सबसे अधिक विभेदीकरण होगा, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। सबसे ज्यादा विभेदीकृत समाज होगा ये। राजनीतिक संस्था जो है यहां पर सबसे ज्यादा विभेदीकृत होगी। ये कब आता है? विथ राइज ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जब औद्योगिक समाज का अस्तित्व में आता है तब हम ये चरण में आते हैं, ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी या तेरे सम्मिश्र समाज में। इंडस्ट्रियल सोसाइटी की देन है ये। जब औद्योगिक समाज अस्तित्व में आता है तब वैसे परिस्थिति में होता क्या है? आज का जो समाज है ये ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी है। ठीक है, ये औद्योगिक समाज की देन है। यहां पर राजनीतिक संस्था और ज्यादा विभेदीकृत हो जाती है। केंद्र के स्तर पर अलग प्रकार का राजनीतिक संस्था होगा, पार्लियामेंट होगा, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा। राज्य के स्तर पर राज्य सरकार में विधानसभा होगा, विधान परिषद होगा, कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी रहता है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे विभाग होंगे, इसके अंदर भी बहुत विभाग होंगे। ये विधानसभा के अंदर भी बहुत सारे मंत्रालय होंगे। तो और ज्यादा विभेदीकृत होता चला जाता है। जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व होता है ना, ये और ज्यादा विभेदीकृत होता चला जाता है और नए नए मंत्रालय, नए नए विभाग बनते चले जाते हैं।
जैसे आज पर्यावरण मंत्रालय है, आज से 20 साल पहले नहीं था। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, आज से 20-25 साल पहले नहीं था। आने वाले समय में नए नए विभाग और बनते चले जाएंगे, ये और विभेदीकृत और विशेषीकृत होता चला जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या कहा कि समाज का विकास कैसे होता है। पहले सिंपल सोसाइटी, इससे डेवलप होगा तो कंपाउंड सोसाइटी, इससे और डेवलप होगा तो डबली कंपाउंड सोसाइटी, इससे और ज्यादा समाज डेवलप होगा तो ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। अभी हम वर्तमान में इस चरण में है, ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज और ये चौथा स्टेज। तो समाज का उद्विकास इस प्रकार से हो रहा है, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से डबली कंपाउंड, डबली कंपाउंड से ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी। अब सवाल यह उठता है कि क्या उद्विकास यहीं पर रुक जाएगा, इसके आगे क्या होगा। आज जो वर्तमान समाज हमारा है, ये क्या फाइनल स्टेज है इवोल्यूशन का सोसाइटी का, या इसके आगे भी और कोई समाज आएगा। तो स्पेंसर कहते हैं कि अगर आप गौर कीजिएगा तो ये जो समाज है, ये यहां पर सिंपल सोसाइटी में ये सैन्य समाज था और ये औद्योगिक समाज है। सैन्य समाज से औद्योगिक समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है कि यहां पर व्यक्ति सामूहिकता के दबाव में रहता है। अर्थात व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, समाज जो कर रहा है उसको वही मानना पड़ता है। समाज कहता है उठने तो उठेगा, समाज कहता है बैठने तो बैठेगा। मतलब वो ये स्टेज में सिंपल सोसाइटी में व्यक्ति की स्वायत्तता काफी कम होती है। औद्योगिक समाज तक आते आते हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति की स्वायत्तता बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, व्यक्ति की स्वायत्तता या ऑटोनॉमी बढ़ जाती है। यहां पर है क्या कि व्यक्ति सामूहिकता के दबाव में है, उसके कंट्रोल में है। तो हम क्या देखते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर कम है तो कंट्रोल ज्यादा है। यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन ज्यादा है, विभेदीकरण ज्यादा है, तो व्यक्ति पर कंट्रोल या नियंत्रण या दबाव घट जाता है, या दूसरे शब्दों में व्यक्ति की स्वायत्तता बढ़ती जाती है। तो इससे एक हमें अंदाज मिलेगा कि इसके आगे जो पांचवा चरण होगा वो क्या होगा। ये पांचवा चरण तो सबसे ज्यादा विभेदीकृत समाज होगा। तो यहां पर कंट्रोल नहीं के बराबर होगा, कंट्रोल या नियंत्रण व्यक्ति के ऊपर खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, नियंत्रण नहीं रहेगा, तो वैसे में तो समाज में अराजकता उत्पन्न होगी, क्योंकि व्यक्तियों को नियंत्रित करने का कुछ ना कुछ तो साधन होना चाहिए। अगर नियंत्रण नहीं रहेगा तो जो मर्जी आएगा लोगों के वो करेंगे। स्पेंसर कहते हैं ऐसा नहीं है। ये समाज उन्होंने कहा कि ये नैतिक समाज होगा, एथिकल सोसाइटी। क्यों? क्योंकि यहां पर एथिक्स जो होंगे, व्यक्ति की नैतिकता, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि वो व्यक्ति की क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। देखिए कंट्रोल कैसे होता है, कंट्रोल दो प्रकार से होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल। बाहरी नियंत्रण और भीतरी नियंत्रण। बाहरी नियंत्रण से तात्पर्य है पुलिस है, सेना है, न्यायालय है, ये अपर नियंत्रण का काम करते हैं कि आपको ये नहीं करना है, गलत तरीके से पार्किंग नहीं करना है, किसी का खून नहीं करना है। तो ये एक्सटर्नल कंट्रोल है, इस वजह से लोग नियंत्रण में रहते हैं, गलत काम नहीं करते हैं। दूसरा कंट्रोल होता है इंटरनल, व्यक्ति की अपनी चेतना, नैतिकता। ये जितना मजबूत होगा ना, इसकी उतनी कम आवश्यकता होगी। व्यक्ति अगर स्वयं से ईमानदार हो, उनकी आंतरिक चेतना अगर ज्यादा मजबूत हो, तो वैसे में उनको बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। व्यक्ति की चेतना इतनी मजबूत हो जाएगी इस स्टेज में, एथिकल सोसाइटी वाला चरण जब आएगा स्पेंसर महोदय के अनुसार, कि व्यक्ति की चेतना इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो खुद अपने से रेगुलेटेड होगा, अपने से कंट्रोल्ड होगा,
कि मुझे क्या करना है नहीं करना है, मुझे सड़क पे थूकना है नहीं थूकना है, मुझे गलत तरीके से गाड़ी चलानी है नहीं चलानी है, वो उसकी चेतना उसको निर्देशित करे कि ये गलत है, ये नहीं करना है, बलात्कार नहीं करना है, अपराध नहीं करना है, समय पर टैक्स देना है, किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं करना है। उसकी चेतना इतनी मजबूत होगी कि उसको बाहरी नियंत्रण की आवश्यकता ही नहीं होगी, कोई पुलिस की आवश्यकता नहीं होगी, कोई न्यायालय की आवश्यकता नहीं होगी। ये समाज सबसे ज्यादा विभेदीकृत समाज होगा और इसमें व्यक्ति की स्वायत्तता सर्वाधिक होगी, सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा ऑटोनॉमी व्यक्ति की, पर्सन की इस स्टेज में होगी, एथिकल सोसाइटी वाले स्टेज में। ये स्पेंसर महोदय का कहना है। आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करेंगे, समय 5 मिनट ही शेष है। आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी लेना है, तो आप लोगों को अनम्यूट कर रहे हैं, एक एक करके आप अपना सवाल पूछेंगे।